नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो बज गए सुबह के 6 और 6 बजे यानी कि आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या करना है, सब लोगों को जल्दी से एक बार क्लास को सब लोग शेयर करेंगे, क्योंकि ये वाली क्लास आपके यूपी से रिलेटेड या आने वाले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाली है। हम लोग कवर कर रहे हैं अपने आगे आने वाले दिनों के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हमने 10 सितंबर से पीछे के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। हम लोगों ने 1 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। अब हम लोग कवर कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को। तो एक जरूरी बात क्या है भाई? जरूरी बात यह है कि आप इसकी पीडीएफ के लिए एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। इसको सब लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लोगे बेटा ना, तो फायदा ये होगा कि आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलती रहेगी, और अगर पीडीएफ मिलती रहेगी तो एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन में ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से। कब से? 2 अक्टूबर की डेट से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। हाल ही में केरल का पुल्लमपारा भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है। तो जो केरल है ना, आपका केरल का पुल्लमपारा, वैसे भी आपको पता है कि जो केरल है, केरल की लिटरेसी रेट सबसे हाई है अपने इंडिया में। नियर अबाउट 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य है आपका केरल। तो यहां का पुल्लमपारा जो है, ये भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है। 15 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने डिजी पुल्लमपारा नाम की एक योजना की शुरुआत किया था, यहां की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए। तो अब आपका जो पुल्लमपारा है, यह 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बन चुकी है। यह फायदा था वहां पर ये डिजी पुल्लमपारा योजना को चलाने का। चलाया कब था? 15 अगस्त 2021 को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन भावनगर, गुजरात में किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले, भारत का पहला नहीं है भाई, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है जिसका उद्घाटन भावनगर, गुजरात में किया है, जिसकी कुल कैपेसिटी 50 लाख टन सीएनजी का उत्पादन करेगा। ये 50 लाख टन की सीएनजी का उत्पादन करेगा। टोटल 1900 करोड़ रुपए का बजट है। टोटल 1900 करोड़ रुपए के बजट से तैयार की गई है ये परियोजना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही साथ इसको बनाया था, इस योजना के निर्माण के लिए मफतलाल कंपनी भारत की और नीदरलैंड की एक कंपनी ने सहयोगिक रूप से आपस में काम किया, और इस टर्मिनल को, सीएनजी टर्मिनल को बना करके तैयार किया है, जिसकी कुल लागत 1900 करोड़ रुपए है और 50 लाख टन सीएनजी का उत्पादन ये करेगी। सितंबर 2022 में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। तो आर्मेनिया में फिलहाल कुछ युद्ध जैसी स्थिति है, आंतरिक विद्रोह चल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान जो आपका देश है, या दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसके चलते भारत से कुछ हथियार मांगे थे आर्मेनिया ने, और दोनों देशों के बीच में एक मिसाइलों को लेकर के एक डील हुई है, जिसमें भारत आर्मेनिया को रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल, ये सारी चीजें देगा। लगभग 2000 करोड़ अनुमानित है, ये अनुमानित 2000 करोड़ रुपए की ये डील है जो आर्मेनिया और भारत के बीच में हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे आर्मेनिया और अजरबैजान, जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर्मेनिया ने अपने यहाँ हथियारों को मजबूत करने के लिए भारत से समझौता किया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के नए वेपन्स वो भारत से खरीदेगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव शशि थरूर ने लिखा है। तो आपको भी पता है, आपके संविधान निर्माता माननीय अंबेडकर जी के ऊपर ना जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो हाल ही में अंबेडकर जी के ऊपर एक किताब, अंबेडकर जी के जीवन पे प्रकाश डालने वाली एक किताब शशि थरूर ने लिखी है।
हाल ही में खबरों में रही महेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो महेश्वर जल विद्युत परियोजना काफी विवादित एक जल परियोजना थी आपकी, जो लगभग 1995 के आसपास इसको पास किया गया था, पर यह बन नहीं पा रही थी। ये जल विद्युत परियोजना जो है आपकी महेश्वर जल विद्युत परियोजना, इसका जो उत्पादन क्षमता रहेगी वो बहुत ही ज्यादा है। लगभग 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी आपकी महेश्वर जल विद्युत परियोजना। 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी आपकी महेश्वर जल विद्युत परियोजना। नर्मदा नदी पे स्थित है ये, नर्मदा नदी पे स्थित है ये आपकी जल परियोजना। तो हाल ही खबरों में रही जल विद्युत परियोजना, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पे, और 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। 2 अक्टूबर 2022 को फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर 2022 को जो कि गांधी जी का जन्मदिवस भी होता है, इस दिन फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसका मुख्य एम यह है कि सभी भारतीयों को स्वस्थ बनाना। इसका मेन उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति सुबह कम से कम 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज को रनिंग हो या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो, 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे व्यक्ति जरूर करे। तो इसका तीसरा संस्करण गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ये 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। लोगों में इसका काम क्या है? इसका काम है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना अपने स्वास्थ्य के प्रति। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन अजमेर में किया गया। तो 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन अजमेर में किया गया है। इसका काम क्या है? जो आपका सूफी रंग फेस्टिवल जो कि अजमेर में इस बार आयोजित किया गया, इसका काम है कि जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक हेरिटेज है, उसको पुनर्जीवित कर लोगों के बीच में लाना, सभी के बीच में प्यार, आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। तो और इसमें इस्लामिक कल्चर को दिखाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ है। कहां पे हुआ है? अजमेर में हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर ने जीता है। तो इंदौर आपका पिछले कई सालों से लगातार इस पुरस्कार को जीत रहा है। आप सबने परिचित भी होंगे कि इंदौर को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। तो इस बार फिर से एक बार और इंदौर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। 3 अक्टूबर 2022 को स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसे प्रचंड नाम दिया गया है। तो अगर हम लोग बेटा बात कर ले प्रचंड की, तो ये कि बहुत ही लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर है, जिसको LHC के नाम से, LHC के प्रोजेक्ट के अंडर में, LHC प्रोजेक्ट में आता है। LHC का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये आपका, जिसको HAL ने बनाया है, HAL के द्वारा बनाया गया है। इसको भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। इसके पास बहुत ही खास विशेषताएं हैं, जैसे कि ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी उड़ान भर पाएगा। 5000 फीट के ऊपर, 5000 फीट भी जमीन से ऊपर ये लैंडिंग कर पाएगा। और जो अदर एयर वेपन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की एक विशेष काबिलियत वाला ये आपका हेलीकॉप्टर है, जिसका नाम है प्रचंड। डेवलप किया है HAL ने और LHC प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि बहुत ही हल्का हेलीकॉप्टर होगा ये आपका। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत किया है इस योजना की, प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, यानी कि जो युवा लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए युवा 2.0 योजना की शुरुआत किया है शिक्षा मंत्रालय ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। तो अभी तक आप लोग आदमियों के द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे में बैठे होंगे, आप फिर ई रिक्शा पे आए,
फिर आप रैपिडो और जैसी सेवाओं पे आए जहां पे बाइक से आप लोगों ने यात्रा की, फिर ओला कैब, उबर कैब किया, आप कार से चले, और अब स्थिति ये आ गई है कि अगर आप बैंगलोर जाते हैं तो बैंगलोर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एज अ टैक्सी हेलीकॉप्टर मिलेगी। तो भारत में ये सेवा पहली बार शुरू हो रही है, और ये पहली बार शुरू कहां पे हो रही है? तो बैंगलोर में हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। तो जाइए बैंगलोर और अब हेलीकॉप्टर में एज अ टैक्सी पैसेंजर यात्रा करिए। 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया। 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह जो है ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। इसका एम क्या है? इसका एम है फ्लोरा और फाउना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, वाइल्ड लाइफ जो जीव हैं, जो हमारे वन्य जीव हैं, इनका संरक्षण करना, इनको बचाना, इनके लिए एक उचित माहौल पैदा करना ताकि ये अपना जीवन यापन सही से कर सकें। अगर हम लोग इस वन्यजीव सप्ताह की बात करें तो 1952 में ये शुरू हुआ था। सबसे पहले 1952 में बात हुई कि हम लोग एक वन्यजीव सप्ताह मनाएंगे। फिर सबसे पहली बार 1955 में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहली बार मनाया था। वाइल्ड लाइफ डे हम लोगों ने सबसे पहली बार 1955 में मनाया था, और उसके बाद 1957 में हम लोगों ने इसका नाम बदलकर वाइल्ड लाइफ वीक कर दिया। हम पूरे एक सप्ताह को एज अ वाइल्ड लाइफ वीक मनाते चले आ रहे हैं 1957 से। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 मार्च 2023 तक के लिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA को बढ़ाया है। क्या है भाई आपका AFSPA? क्या है AFSPA? बेटा आपकी एक नीति है जिसके तहत आर्मी को या सेना को कहीं पर भी जाकर के ऑपरेशन करने की इजाजत होती है। इसके लिए इनको कोई पूर्व आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों से आपकी योजना लागू है, जहां पर सेना को पूरी अथॉरिटी है कि वो जहां चाहे बिना किसी वारंट के अचानक से सर्च ऑपरेशन चला सकती है। तो फिलहाल 6 महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी गवर्नमेंट ने सेना को यह अथॉरिटी दे दी है कि आप बिना किसी वारंट के कहीं पर भी अपना ऑपरेशन चला सकते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ओडिशा सरकार को अगले 6 महीनों में सूका पाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। तो सूका पाइका नदी जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, जो कि लगभग एक मृत हो रही थी, तो केंद्र सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओडिशा सरकार को यह आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द जीवित किया जाए। मतलब इसमें एक बार दोबारा से कहीं से जोड़ करके इसमें पानी लाया जाए और इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मदुरावायल कॉरिडोर की परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। मदुरावायल कॉरिडोर की परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5800 करोड़ रुपए है। कहां पे है? तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह से मदुरावायल कॉरिडोर की परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। इस योजना की अनुमानित लागत 5800 करोड़ रुपए है। सितंबर 2022 इंडोनेशिया में आयोजित G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अमिताभ कांत ने किया। तो G20 की जो बैठक थी उसमें शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था, और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया भी है। तो आयोजित जो ये शेरपा G20 की बैठक आयोजित हुई थी, इसमें भारत की तरफ से अमिताभ कांत एज अ शेरपा नियुक्त हुए थे। 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो गुजरात विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत आपकी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं किया है। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो हाल ही में स्वीडन के स्वांते पाबो को चिकित्सा विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान के लिए, यानी कि स्वांते पाबो जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीडन के आपके स्वांते पाबो, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे स्वांते पाबो जी को सम्मानित किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
ने जैसलमेर राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र शुरू किया है। तो यानी कि विंड एनर्जी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं, इसको अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसकी शुरुआत किया है। कहां पे किया है? जैसलमेर राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र स्थापित किया इसने। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। तो अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने 400 T20 मैच नहीं खेले थे। पहली बार 400 T20 मैच खेलने वाले आपके खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बने हैं, जिन्होंने 400 T20 खेले हैं। हाल ही में सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्सिको के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है। फॉर्मूला 1 के जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 है, ये मैक्सिको को रेसिंग ड्राइवर सर्जिया पेरेज ने जीता है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। अभी तक इटली में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, तो पहली बार ये विशेष क्वेश्चन रहेगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा कि हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्योंकि अभी तक आपको भी पता है कि अगर वो प्रथम है और ऊपर से महिला है, तब तो क्वेश्चन लगभग बनना फिक्स हो जाता है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग के नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त, यानी कि ये चुनाव आयुक्त होता है सबसे बड़ी पोस्ट, दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है उपचुनाव आयुक्त। तो अजय भादुको को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी बांग्लादेश ने किया। महिला T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी बांग्लादेश ने किया है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम पंघाल ने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने जीता है। किसमें जीता है? राष्ट्रीय खेलों में जीता है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। यानी कि जैसे कि आपके ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उसी तरह से चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी, जो कि आपके जाने माने अभिनेता हैं, इनको आइकन के रूप में अपना रखा है, नेशनल आइकन घोषित किया है। हाल ही में खाड़ी देश यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में खाड़ी देश यूएई, आपको भी पता है कि इस्लामिक कंट्री है आपका यूएई, सबसे ज्यादा इस्लाम के लोग वहां पर निवास करते हैं। तो सबसे पहली बार यहां पे एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है यूएई में। 7 अक्टूबर 2022 की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित केजीएमसी है, यहां पे उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो अमेरिका ने चीन को हरा करके, अमेरिका ने हराया है चीन को हरा करके महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 अमेरिका ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन पुरी ओडिशा में किया है। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ यूनकिंग टैंगो को प्रदान किया जाएगा। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ यूनकिंग टैंगो को प्रदान किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया। अक्टूबर 2022 में आपकी अपनी छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया। यहां से क्या होगा कि लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड से मनोज मुंतशिर जी को सम्मानित किया गया। आप सब कहीं ना कहीं फैन होंगे मनोज मुंतशिर जी को, उनकी जो संगीत है उसमें आपको एक अलग लय देखने को मिलती है। तो मनोज मुंतशिर जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृत किया। स्वच्छ गंगा मिशन जो है आपका गंगा नदी की साफ सफाई से जुड़ा एक मिशन है, क्योंकि गंगा को हम एक मां के समान का दर्जा दिया गया है। गंगा क्या है? गंगा हमारी धरोहर है, तो इसको स्वच्छ रखने के लिए 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा जनजातियों पर आधारित एक विश्व कोष जारी किया गया है। ओडिशा सरकार ने जनजातियों के लिए एक विशेष कोष जारी किया है, आधारित एक विश्व कोष जारी किया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया है। हाल ही में गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया है। कुछ विशेष बीमारियों से जूझते हुए लोगों के लिए भी ये योजना है। इसमें 1500 रुपए पहले दिए जाते थे, अब इस योजना में लगभग 3000 रुपए 3000 रुपीज पर मंथ इन लोगों को दिया जाएगा आसरा पेंशन योजना के तहत, और इस योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने किया है। हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूएनएचसीआर नेशन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर है जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल जी, उनको यूएनएचसीआर नेशन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यूएनएचसीआर का क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये आपका फुल फॉर्म है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर। इसमें जर्मनी की पूर्व चांसलर जो है आपकी एंजेला मर्केल, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रही आपकी 8 अक्टूबर तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनको हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में 9 अक्टूबर से आगे के करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनको कवर अप करेंगे। एक बात और, इसकी पीडीएफ जरूर रख लीजिए अपने पास। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम कोच 1 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम कोच 1 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको जुड़ने में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7311174888 7311174888। इस पर आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्स के लिए रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपकी इस वाली क्लास से। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे और कवर करेंगे अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसके आगे। तो आज की क्लास में मैं बस चल रहा हूं, फिर आऊंगा कल सुबह 6 बजे। तो कल सुबह ठीक 6 बजे आ जाइएगा, मुझसे जुड़िएगा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करिएगा। बहुत ही छोटे समय में पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये आपकी क्लास। तो जरूर जुड़िए कल सुबह 6 बजे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।